हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12th को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 11 का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का चौथा पाठ बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 11 के हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर उस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको इस पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हुए चलते हैं। हमने आपको कई बार बता रखा है कि आपकी बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन। तो पाठ के साथ वाला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम आपको पाठ के साथ वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, इस पाठ के लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। तो जो कुमार गंधर्व थे, जब उन्होंने सबसे पहली बार लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी थी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जब लेखक को रेडियो पर पहले लता मंगेशकर की आवाज़ सुनाई पड़ी है, उन्हें उस स्वर में एक दुनिवार आकर्षण प्रतीत हुआ। स्वर का जादुई प्रभाव उन्हें बरबस अपनी ओर खींच ले गया। वे विस्मय विमुग्ध हो उसके सुरन मनन में तन में तल्लीन हो गए। तो लता मंगेशकर की जब उन्होंने पहली बार आवाज़ सुनी थी, पाठ के पहले पैराग्राफ में ही हमने आपको पढ़ाया था कि जो कुमार गंधर्व थे वे 1947 से 1952 के बीच 5 वर्षों तक अस्वस्थ हो गए थे और बिस्तर से जा लगे थे। तो उन्होंने अचानक एक दिन रेडियो चालू किया और रेडियो में एक ऐसा आवाज़ उनके कानों में जा पहुंचा जिस स्वर को सुनकर वे चकित रह गए। और जब लास्ट में उस गाने के गायक का नाम घोषित किया गया तो नाम था लता मंगेशकर। तो उसी समय से वे उनके गाने के लिए बिल्कुल ही उत्साह के साथ उनके गाने को सुनने लगे। तो वही इसमें पूछा जा रहा था कि जब लता मंगेशकर की आवाज़ पहली बार लेखक ने सुनी थी तो उन पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो जब लेखक ने रेडियो पर पहली बार लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी थी तो उसके स्वर में उनको एक दुनिवार आकर्षण प्रतीत हुआ था। स्वर का जादुई प्रभाव उन्हें बरबस अपनी ओर खींच ले गया था। वे विस्मय विमुग्ध हो उसके स्वरण मनन में तल में तल्लीन हो गए थे। यही थी लता मंगेशकर की आवाज़ की खासियत कि उसकी आवाज़ को सुनकर सभी के सभी लोग बिल्कुल ही तन में हो जाते थे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो हमने आपको बताया था कि जब लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया था तो उसके गाने से सबसे पहले तो जो संगीत की लोकप्रियता थी वह बहुत अधिक हो गई थी। संगीत को सभी लोग चाहने लगे थे, वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। उसका फैलाव जो था, प्रसार जो था, बहुत अधिक हो गया था। और संगीत के प्रति जो अभिरुचि था, उस अभिरुचि का विकास भी लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। तो पूछा यही जा रहा है कि क्या आप इन सभी कथन से सहमत हैं, और यदि सहमत हैं तो अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। क्या आप उसके बारे में कहना चाहते हैं तो पक्ष को प्रस्तुत करें। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि जो आंसर मैंने लिखा है बिल्कुल सेम इसी आंसर को आपको भी लिखना है। आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को समझ जाइए, आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में ही आपको इस पाठ के सभी क्वेश्चन को आसानी से और अच्छे से समझा दूँ। सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चलिए और बिल्कुल सेम आपको रटना नहीं है। तो यदि आप इस कथन से सहमत हैं तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो प्रस्तुत पाठ में महान गायक, संगीत मनीषी कुमार गंधर्व ने विलक्षण गायिका, स्वर सामग्री लता मंगेशकर की गान विद्या के विभिन्न पक्षों पर सुक्षमता पूर्वक विचार किया है और संगीत क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदानों को उद्घाटित किया है। इस क्रम में उनका स्पष्ट अभिमत है कि अद्भुत और अपूर्व गायिका लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। उसकी लोकप्रियता, उसके प्रसार और जन रुचि के विकास का जो सर्वाधिक श्रेय है वह उन्हें ही है, अर्थात लता मंगेशकर को ही है। लेखक का उपयुक्त मंतव्य हमें सर्वथा
हमें सर्वथा सार्थक और समाचीन प्रतीत होता है। यद्यपि लता से पहले भी अनेक अच्छी गायिकाएं हुई, उनमें नूरजहां जैसी श्रेष्ठ चित्रपट संगीत गायिकाएं भी रही, पर लता के आगमन से चित्रपट संगीत की लोकप्रियता में अप्रत्याशित अभिवृद्धि हुई। साथ ही इससे शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण था वह भी बदल गया। लता के संगीत के प्रभाव से नन्हे मुन्ने बच्चे भी अब स्वर में गाते गुनगुनाते हैं। वास्तव में लता का स्वर ही ऐसा है जिसे निरंतर सुनते रहने से सुनने वाले सहज रूप से अनुकरण करने लगता है। लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को काफी ऊंचाई दी है, जिससे लोगों के कानों की सुंदर सुंदर स्वर लहरियां सुनाई पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय और प्रेम बढ़ रहा है। साधारण लोगों में भी संगीत की सुषमता की समझ आ रही है। इन सारी बातों के लिए निस्संदिग्ध रूप से लता मंगेशकर ही श्रेय के योग्य अधिकारिणी है। तो इन बातों का जो योग्य अधिकारिणी है वह लता मंगेशकर है। ये कैसे आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब लता मंगेशकर के बारे में इस पाठ के महान गायक जो हैं वे कुमार गंधर्व हैं और संगीत मनीषी भी हैं, तो वे बताते हैं उनके सभी बातों पर विचार करते हुए, लता मंगेशकर की बातों पर विचार करते हुए उन्होंने इस बात को उद्घाटित किया है कि अभिमत है, अद्भुत और अपूर्व गायिका लता मंगेशकर ने इस पीढ़ी के संगीत को संस्कारित कर दिया है। जो संगीत की लोकप्रियता है, जो संगीत का प्रसार है और जो अभिरुचि का विकास उत्पन्न हुआ है, ये लता के गानों से ही हुआ है। इसीलिए इन सभी चीज़ का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। और इन सही बातों से हम लोगों को भी पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चित्रपट संगीत में पहले जो नूरजहां थी वह भी एक प्रसिद्ध गायिका थी और वह गायिका भी बहुत दिनों तक गाने गाई थी, लेकिन उसकी गायिका से इस प्रकार संगीत में परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जब लता आई, लता के आगमन हुआ चित्रपट संगीत में, तो सबसे पहले तो लोकप्रियता में अप्रत्याशित अभिवृद्धि हुई। साथ ही साथ एक लोगों में जो संगीत के प्रति दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण का बदलाव हो गया। लोगों का जो संगीत की तरफ देखने का नजरिया था वह बिल्कुल ही नजरिया उसके गाने ने बदल दिया। संगीत के प्रभाव से जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जो वैसे ही इधर उधर चिल्लाते रहते थे, वे बच्चे भी अब स्वर में गाते गुनगुनाते हैं। वास्तव में लता का स्वर ही ऐसा है जिसे निरंतर सुनने वाले से सहज रूप से अनुकरण करने लगते हैं। लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को काफ़ी ऊंचाई दी है, जिससे लोगों के कानों की सुंदर सुंदर स्वर लहरियां सुनाई पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय और प्रेम बढ़ रहा है। साधारण लोगों में भी संगीत की सुषमता की समझ आ रही है कि जो साधारण लोग थे उनको पहले संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब लता के गानों को उन्होंने सुना तो सबसे पहले तो वे गाने के प्रति उनकी जो अभिरुचि थी उसका विकास हो गया और उसके साथ साथ उन लोगों का संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान भी होने लगा। इन सारी बातों के लिए निस्संदिग्ध रूप से लता मंगेशकर ही इस श्रेय के योग्य अधिकारिणी है। अर्थात संगीत की लोकप्रियता के साथ उसका प्रसार और अभिरुचि का विकास, इन सभी का श्रेय लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। इस बात से हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और हमने अपना पक्ष भी बिल्कुल अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में से किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर दें। तो पाठ में मैंने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने इस पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, और अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इस टाइप के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख दीजिएगा। और अगर आपने पाठ को अभी तक नहीं पढ़ा तो पहले इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से समझा दें। इस बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है और चित्रपट संगीत क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों में से किसे बेहतर, आप इन दोनों में से किसे बेहतर मानते हैं और क्यों, और मानते क्यों है तो उसका उत्तर भी दें। तो महान गायक एवं संगीत मनीषी कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में स्पष्ट पार्थक्य माना है और दोनों की पारस्परिक तुलना को निरर्थक एवं निस्सार बताया। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव जहाँ गंभीरता है, वहीं जल्दया और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। चित्रपट संगीत का ताल जहाँ प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, वहाँ शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत में विद्यमान है। चित्रपट संगीत में आए तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी अपेक्षाकृत आसान होती है। इस प्रकार शास्त्रीय संगीत जहाँ नियम अनुरूपता में संगीत की उच्च एवं गंभीर अवस्था में संबंध रखता है, वहाँ चित्रपट संगीत की असंभावित उन्मुखता से विचरण करता है। ये इन दोनों में अंतर बताता है। और उसके आगे बताया गया कि संगीत जगत में उक्त दोनों प्रकार के संगीतों का अपना विशिष्ट मान और महत्व, अतएव इनमें से किसी एक को दूसरे से उत्तम या श्रेष्ठ मानना बहुत उचित नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना एक विशिष्ट मान है, शास्त्रीय संगीत का भी और चित्रपट संगीत का भी। वास्तव इनके प्रति कम और अधिक अनुराग अथवा आकर्षण बहुत कुछ व्यक्तित्व रूप रुचि पर निर्भर है। वैसे लेखक ने भी कहा कि शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या, अंतः रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में होती है, पर इसका महत्व ठहरना उचित है।
कहना नहीं होगा कि शास्त्रीय संगीत जहाँ अपनी गंभीरता एवं परसालता में हमारी आत्मा का उन्नयन करते हैं, वहीं चित्रपट संगीत अपनी रंजकता से श्रोताओं को अत्यधिक मनोरंजन करते हैं। इन्हीं कारणों से फिलहाल चित्रपट संगीत की जो लोकप्रियता है वह बढ़ती जा रही है। तो इस पढ़कर आपको सिर्फ इतना समझना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ही अच्छे हैं, लेकिन जो चित्रपट संगीत है उसमें इसमें यही बताया गया कि गाना वैसा हो जिसको सुनने से लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई अनुभव हो, कोई फीलिंग उत्पन्न हो और गाने के सुनने से उसमें एक गानपन हो, मिठास उत्पन्न हो। तो वही बताया गया कि जो चित्रपट संगीत है उस चित्रपट संगीत में जो आनंद देने का सामर्थ्य है वह होता है, पर इसका महत्व ठहरना उचित नहीं है। कहना ना होगा कि जो शास्त्रीय संगीत अपनी गंभीरता एवं प्रसारता में हमारी जातवाओं को उन्नयन करते हैं, जो चित्रपट संगीत होता है वह अपनी रंजकता से श्रोताओं को अत्यधिक मनोरंजन करते हैं। यही कारण है कि अभी के समय में फिलहाल जो चित्रपट संगीत है उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और चित्रपट संगीत को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं। वैसे दोनों में समानताएं क्या है वो बता दिया गया और अंतर क्या है इसमें बता दिया गया, लेकिन चित्रपट संगीत को ही हम अधिक बेहतर मानेंगे। और क्यों मानेंगे ये हमने बता दिया, इसलिए मानेंगे क्योंकि चित्रपट संगीत लोगों को अधिक समझ में आता है, चित्रपट संगीत अधिक लोकप्रिय होती जा रही है और चित्रपट संगीत ही आगे भी जाकर अच्छे से चलेगी। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है, साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के गायन के किन दोषों की चर्चा की है। इस पाठ के लेखक का नाम कुमार गंधर्व है। वैसे उनका बचपन का नाम शिवपुत्र कोमकली था और उनका मूल नाम भी शिवपुत्र कोमकली था, लेकिन उन्होंने भी, ये जो कुमार गंधर्व है ये भी एक प्रसिद्ध गायक ही थे और इन्होंने अपने गायक की प्रतिभा से अपना नाम ही बदल लिया था, ये कुमार गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। क्यों हो गए थे ये सभी हमने आपको पाठ में पढ़ा रखा था। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है और साथ ही लता मंगेशकर के गायन की किन दोषों की चर्चा की है। तो कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन की कुछ कुछ विशेषताएं भी बताई है और कुछ कुछ कमी भी बताई है, तो उन दोनों की चर्चा कीजिए, अर्थात उन दोनों के बारे में बताइए। संगीत मर्मज्ञ कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायन कला के उद्घाटन क्रम में बड़ी सुक्षमता पूर्वक उसकी खूबियों और खामियों की चर्चा की है। उसके अनुसार लता मंगेशकर की अभूतपूर्व लोकप्रियता का सबसे बड़ा गर्व है गायनपन और उसके हर गीत में वह गायनपन 100% विद्यमान रहता है। उनके गाने की दूसरी प्रमुख विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वर की सी निर्मलता दूसरे गायक गायिकाओं में दुर्लभ ही नहीं असंभव है। उक्त दोनों विशेषताओं से अतिरिक्त लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। तो यहाँ 3 विशेषताएं बताई गई। इन 3 विशेषताओं के कारण लता के जो गाने होते थे वो बहुत अधिक मधुर होते थे, बहुत अधिक मीठे होते थे। पहला विशेषता इसमें बताया गया था कि उनके गानों में विद्यमान रहता था गानपन, क्योंकि गानपन के बिना, जैसे कि मनुष्य में अगर मनुष्यता ना हो तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार अगर गानों में गानपन ना हो तो उसको गाना नहीं कहा जा सकता, वह गाना सुनने में उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए जो पहली विशेषता थी कि उसके गायन के हर गीत में गानपन 100% विद्यमान रहता था। उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी स्वरों की निर्मलता। जो उसके स्वर होते थे वे बहुत अधिक निर्मल होते थे। और उसकी तीसरी विशेषता थी नादमय उच्चारण। उन शब्दों का जो है उच्चारण करती थी इतनी मधुर तरीके से करती थी कि वे स्वर सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा होता था और ऐसा लगता है मानो वे दोनों शब्द विलीन होते होते एकात्म हो जाते हैं। यह स्थिति साधना यद्यपि अत्यंत कठिन है तथापि लता के लिए अत्यंत सहज स्वाभाविक है। अर्थात जब 2 शब्दों का अंतर डिफरेंस बताया जाता है स्वरों के आलाप द्वारा, तो यह जो सुंदर रीति से भरा होता है और ऐसा लगता है मानो वे दोनों शब्द विलीन होते होते, वे दोनों शब्द समाप्त होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह स्थिति साधना अत्यंत कठिन है, लेकिन लता के लिए सहज स्वाभाविक है, क्योंकि लता शुरू से ही गाने गाते रहे और अब उसके लिए ये सभी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेखक ने लोगों को इस मान्यता से अपनी असहमति जताई है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त रहता है। इसके विपरीत उनका मत है कि लता ने करुण रस के साथ अपेक्षित न्याय नहीं किया है। अलबना श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मिथ्या दुर्तल्य के गाने उन्होंने अवश्य ही बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लेखक की दृष्टि में लता के गाने में दूसरा बड़ा दोष है उसकी ऊंची पट्टी में रहना। संगीत दिग्दर्शन कारण ही उनसे ऊंची पट्टी में गवाते और छिलवाते हैं। इस प्रकार कुमार गंधर्व ने लता के गायन कला की सभी विशेषताओं और बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषित किया है। तो इससे पहले आपने 3 विशेषताओं को पढ़ा कि उनके गानों में गानपन रहता था, वे नाद में उच्चारण के साथ गानों को गाती थी और उनके स्वरों की कोमलता होती थी। और कमी में उन्होंने बताया है कि लेखक ने कमी को बताते हुए सबसे पहले बताया कि उनका विपरीत मत है कि लता ने सबसे पहले तो करुण रस के साथ अपेक्षित न्याय नहीं किया है। अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि लता मंगेशकर ने किस रस के साथ अन्याय किया है, तो करुण रस के साथ किया है। और दूसरी उसकी कमी थी कि वह अन्य श्रृंगार के गानों की तो बड़ी उत्कटता से गाती थी, लेकिन लेखक की दृष्टि में एक दूसरा बड़ा दोष यह है कि उसका जो गाना होता था वह ऊंची पट्टी में रहता था और जो दिग्दर्शक होते थे, जो
उसके दिग्दर्शक होते थे वे उसको अकारण ही ऊंची पट्टी में गवाते थे और चिल्लाते थे, अर्थात वह धीमे आवाज़ में भी बहुत अच्छा गाना गा लेती थी, लेकिन फिर भी जो दिग्दर्शक होते थे वे उसे ऊंची पट्टी में गाने को गवाते थे, तेज आवाज़ में और चिल्लाते थे। इस प्रकार कुमार गंधर्व ने लता के गायन कला की सभी विशिष्टताओं अर्थात सभी विशेषताओं को बताया, को बड़ी सूक्ष्मता से विवेचित विश्लेषित किया। तो इतना बड़ा आंसर में सिर्फ आपको दो ही चीज़ समझना था कि सबसे पहले तो कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं कौन सी बताई है और लता मंगेशकर के गाने में जो कमी थी, जो खामियां थी, वो कौन सी बताई है। तो 3 विशेषताएं हैं बताई हैं, 2-3 खामियां बताई हैं। बस उन्हीं 2-3 खामी और विशेषताओं को लाइन बाय लाइन समझाया गया, जिससे आंसर थोड़ा लॉन्ग हो गया। अगर आप भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो आपसे भी लॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ पॉइंट को समझना है, इतना बड़ा आंसर देख को घबराना नहीं है, सिर्फ पॉइंट को समझिए और अपने लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं, इस संबंध में आपकी क्या विचार है। अर्थात इस पाठ में कहा जाता था कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, तो लेखक ने कहा कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या विचार है। तो सर्वविदित है कि आज शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा चित्रपट संगीत की धूम मची हुई है। जो शास्त्रीय संगीत है वह उतना, इससे पहले एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बीच अंतर और दोनों में बेहतर कौन सा है और क्यों है, अपना उत्तर देने के लिए कहा गया था। तो हमने आपको बताया था कि चित्रपट संगीत बहुत अधिक अच्छा है क्योंकि वह लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था, और चित्रपट संगीत के जो गाने होते थे वे लोगों महसूस कर पाते थे, वे गाने अनुभव कर पाते थे। तो वही बताया गया कि सर्वविदित है कि आज शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की धूम मची हुई है। चित्रपट संगीत लोक रुचि की अधिक अनुकूल पड़ रही है, फलतः इसके प्रति बहुसंख्यक लोगों में दुर्निवार आकर्षण प्राय सर्वत्र दृष्टिगत होता है, किंतु खानदानी गवैयों का इस पर एक तीखा आक्षेप है। इसके लोगों के इस कहा जाता है बड़े खानदान के लोग कि इसने तो लोगों के कान बिगाड़ गए हैं, तभी तो उसमें दिम दिम ग्राम दाम के सिवा शांत सिगध स्वर नहीं आता। इस प्रकार चित्रपट संगीत ने लोक रुचि को विकृत किया है और सन मस्तिष्क को कुरुचिपूर्ण बनाया है। परंतु कुमार गंधर्व ने यह बताया कि चित्रपट संगीत के प्रचार प्रसार से लोगों के कान बिगड़े नहीं हैं बल्कि सुधरे हैं। इससे लोग अब ऊट पटांग जैसे गाने की बजाय स्वरबद्ध में रूप में गाना सीख गए हैं। इस प्रकार लेखक का कहना है कि जो चित्रपट संगीत है उसने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे, पूर्णता न होते हुए बहुतांश में सार्थक और सत्य है। तो जो चित्रपट संगीत है उन्होंने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है बल्कि सुधारे। तो इसका रीज़न बताते हुए सिर्फ इसी बात को बताते हैं कि पहले लोग बिना किसी स्वर के ऐसे चिल्लाते रहते थे, बिना किसी स्वर के गाने को गाते थे, लेकिन जब चित्रपट संगीत उनके कानों में पड़ी, जब चित्रपट संगीत को लोग सुनने लगे तो सबसे पहले तो लोगों को वह गाना पसंद आ गया, उस गाने के प्रति लोगों में अभिरुचि का विकास हुआ और वह जो गाना था, जो चित्रपट संगीत था, वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया था, लोकप्रिय हो गया था। और इस प्रकार लेखक एक बात और बताते हैं कि इस प्रकार लेखक का कहना है कि जो चित्रपट संगीत है उन्होंने लेखक लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधारे नहीं। और वही बात फिर से घुमा फिरा कर कहा गया कि पूर्णतः न होते भी बहुतांश में यह सार्थक है और सत्य है, इसलिए चित्रपट संगीत को अधिक महत्ता दी गई है शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा। जो बड़े लोग थे वे कहते थे कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े हैं, लेकिन जो लोग ऊट पटांग के गाने गाते रहते थे उन ऊट पटांग के गानों की बजाय अब सभी के सभी लोग चित्रपट संगीत को सुनकर स्वरबद्ध गाना सीख गए थे। अर्थात जो बच्चे वैसे इधर उधर चिल्लाते रहते थे, जब उन्होंने चित्रपट संगीत को अच्छी तरह से सुना, लता मंगेशकर के गाने के जरिए सुना, तब वे लोग भी, वे नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्वर में गुनगुनाने लगे थे। इसीलिए जो चित्रपट संगीत है उन्होंने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं। ये इसलिए यह बात पूर्णतः सही न होते भी बहुतांश में सत्य है और सार्थक है। चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के क्या कारण है, इसके विकास को आप सही मानते हैं, यदि हाँ तो क्यों। तो चित्रपट संगीत से रिलेटेड एक क्वेश्चन में जब हमने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया तो वही बात आपको सभी क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है कि सबसे पहले जो चित्रपट संगीत है वह प्रसिद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, और इसके विकास को आप सही मानते हैं क्या। अगर इसका विकास हो रहा है, अगर यह लोकप्रिय हो रहा है, तो क्या यह हम सब लोगों के लिए सही है, और यदि है तो हाँ तो कैसे है। आज सर्वत्र चित्रपट संगीत की धूम मची हुई है, अर्थात आज जो चित्रपट संगीत है वह धूम मचा रही है, सभी जगह उसको सुना जा रहा है। हमारे सामने शास्त्रीय संगीत को मानने सुनने वाले उंगलियों पर गिनने योग्य है, अर्थात हमारे सामने जो शास्त्रीय संगीत सुनने वाले लोग हैं वे उंगलियों पर गिनने योग्य है। अब शास्त्रीय संगीत उतना अधिक नहीं सुना जाता है। निश्चय ही आज फिल्मी संगीत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। इसके एक ही नहीं अनेक कारण है। पहला प्रमुख कारण है चित्रपट संगीत की लोक रुचि अनुरूप उलने की क्षमता। वह लोगों के मानसिक रुझान के अनुसार अपने को ले चलने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से लोक रुचि में बड़े तीव्र वेग से उसकी ओर मुड़ती है। आज यह कहना बड़ी मुश्किल है कि चित्रपट के अनुसार लोक रुचि बन रही है या कि लोक रुचि के अनुसार चित्रपट संगीत अपना रूप ग्रहण कर रहा है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसको एक और प्रशंसनीय सामर्थ्य है। इसमें शास्त्रीयता के निर्वाह की पैसी
अनिवार्यता नहीं अपितु नवनिर्मित की अनंत संभावनाएं हैं। फलस्वरूप इसने अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक संगीत क्षेत्र के अनेक अलक्षित और अदृष्टपूर्व आयामों का उद्घाटन कर नए नए भावपूर्ण गीतों से जनमानस को तृप्त तुष्ट किया है। तो जो चित्रपट संगीत था उसका प्रसिद्ध होने का क्या कारण था, ये कारण 3 से 4 कारण बताएंगे, बस उसी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिससे जो आंसर है वह लॉन्ग हो गया। और आगे कारण बताए गए कि इस प्रकार चित्रपट संगीत ने अपना आशातीत विकास किया है। शुद्ध सांगीतिक दृष्टि से उसका यह विकास अवधारण तो है परंतु अस्वाभाविक कतई नहीं। किंतु यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि चित्रपट संगीत का बेतहाशा बढ़ाव क्या हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से उचित है। अर्थात यह जो चित्रपट संगीत है इतना अधिक विकास कर रही है, क्या हमारे नैतिक मूल्यों के अनुसार यह सही है, क्या इसका विकास होना जरूरी है। निस्संदेह इसका उत्तर नकारात्मक है। यह ठीक है, इसने लोकरुचि को अपनी आकृष्ट करने में पूर्ण सफल समर्थ हो चुका है, पर उससे एवं आगे बढ़कर सुधार और परिष्कार करने की योग्यता उसमें सर्वथा अभाव है। अतः अच्छा होता है कि यह लोगों को स्वस्थ मनोरंजन करता है, उनमें आत्मिक उन्नयन, भाव परिष्कार, नैतिक मूल्यों की प्राप्ति में अपने को सहायक सहयोगी सिद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का इतना लॉन्ग आंसर था, हम आपको शॉर्ट में फिर बता देते हैं कि चित्रपट संगीत के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था, इसके विकास को क्या आप सही मानते हैं और अगर मानते हैं तो कैसे मानते हैं। चित्रपट संगीत के प्रसिद्ध होने का कारण यही था कि संगीत 2 प्रकार के होते थे, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत पुराने समय में। लेकिन जो चित्रपट संगीत था उसने धूम मचा रखा था, क्योंकि चित्रपट संगीत को बहुत सारे लोग पसंद करते थे। इसकी में जो अभिरुचि की विकास था, उस अभिरुचि का विकास हो गया था। चित्रपट संगीत लोगों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था, विदेश के लोग भी चित्रपट संगीत को सुनने लगे थे। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत था उसको सुनने वाले लोग बहुत ही कम रह गए थे, उन लोगों को आप उंगलियों पर गिन सकते थे, ऐसा बताया जा रहा है निश्चय ही। लेकिन आज के समय में जो फिल्मी संगीत है उसी को चित्रपट संगीत कहा जाता है। चित्रपट संगीत आप इतना बार सुन रहे हैं तो एक बार हम आपको चित्रपट संगीत होता क्या ये एक्सप्लेन करते हैं। चित्र का मतलब होता है चित्रपट, संगीत के जरिए जो फिल्मों में सीन दिखाया जाता है, उन सीन के जरिए जो चित्र के जरिए हम लोगों को गाना सुनाया जाता है उसे ही चित्रपट संगीत कहा जाता है। और शास्त्रों के जरिए जो गाना सुनाया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो फिल्मी संगीत को ही चित्रपट संगीत कहा जाता है। तो जो फिल्मी संगीत है उसका जादू इतना होता है कि वह हम लोगों के सर पर चढ़ रहा है। एक ही नहीं अनेक कारण है इसके प्रसिद्ध होने के। पहला प्रमुख कारण बताया गया कि चित्रपट संगीत की जो लोक रुचि है वह अनुरूप उलने की क्षमता है, वह लोगों के मानसिक रुझान के अनुसार अपने को ले चलने के में सक्षम है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से लोक रुचि भी बड़े तीव्र वेग से उसकी ओर मुड़ती जा रही है। और आज यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि चित्रपट के अनुसार लोक रुचि बनी नहीं है या कि लोक रुचि के अनुसार चित्रपट संगीत अपना रूप ग्रहण कर रही है। इसी प्रकार चित्रपट संगीत बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई है और शास्त्रीय संगीत पीछे ही रह गई है। दूसरा, यह अधिक विकास क्यों कर रही है, तो चित्रपट संगीत ने अपना आशातीत विकास किया है। इसकी सांगीतिक दृष्टि से इसका विकास अगर अवधारण है परंतु अस्वाभाविक बिल्कुल ही कतई नहीं है। इसका जो विकास है वह अस्वाभाविक कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किंतु यहीं पर प्रश्न उठता है कि चित्रपट संगीत का बेतहाशा बढ़ावा क्या हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से उचित है। तो बताया यही जा रहा है कि जैसे हम लोग फिल्मी गानों को सुन रहे हैं, फिल्मी गानों का बहुत अधिक विकास हो रहा है, तो क्या इसका विकास होना हम लोगों के लिए सही है। तो निस्संदेह इसका उत्तर जो होगा वह नकारात्मक होगा कि यह सही नहीं है। यह ठीक है कि इसने लोक रुचि को अपनी आकृष्ट करने में पूर्ण सफल समर्थ हो चुका है। यह तो ठीक है कि लोगों को यह गाने पसंद आते हैं, ये लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई है। लेकिन इसका जो उत्तर होगा वह नकारात्मक होगा, पर उससे भी आगे बढ़कर सुधार और परिष्कार करने की योग्यता का इसमें सर्वथा अभाव है। अतः अच्छा होता है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करता हुआ उन्हें आत्मिक उन्नयन, भाव परिष्कार, नैतिक मूल्यों की प्राप्ति में अपने को सहायक सहयोगी सिद्ध करता है। इसीलिए चित्रपट संगीत बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था और चित्रपट संगीत को लोगों के द्वारा अधिक सुना जाता है। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या से रिलेटेड एग्जाम में 101% हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप व्याख्या के क्वेश्चन को बना देते हैं तो आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाता है। तो व्याख्या किया जैसे जाता है, हमने बहुत बार आपको समझा रखा है, एक बार फिर से समझा देते हैं। व्याख्या होता है एक पंक्ति आपको किसी भी पाठ का दे दिया जाता है और आपको सबसे पहले पंक्ति को देखकर ये पहचाना होता है कि ये किस बुक का है, बुक में किस पाठ का है, उस पाठ का नाम क्या है, उस पाठ के लेखक कौन है और इस पंक्ति के जरिए लेखक हम लोगों को उस पाठ में बताना क्या चाहते थे। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाता है। सबसे पहले जब आप पंक्ति को पढ़िएगा कि कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, यह स्वाभाविक है। और अगर हम आपको जो पूरा बुक पढ़ा देंगे, आप सभी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आप लाइन को पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको कि यह किस बुक का है, किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है और वह पाठ में लेखक ने बताया क्या था। तो जैसे कि हमें तो अभी पता है कि हम बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ के क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं, तो अभी तो हमको पता है कि उसका है। लेकिन अगर बाद में जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोगों को लाइन पढ़ के पता चलता है। तो जैसे हम लाइन पढ़ेंगे हम लोगों को पता चलेगा कि ये तो बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ से लिया गया है। तो हमको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ से लिया गया।
इसके लेखक महान गायक कुमार गंधर्व हैं। समर सागर में लता मंगेशकर के जादुई स्वर के मादक प्रभाव के वर्णन क्रम में लेखक ने संगीत के शाश्वत प्रभावों की बात कही है। अर्थात इन पंक्ति के माध्यम से लेखक हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप इतना लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो 5 में से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है और अगर आप इसका अच्छे से व्याख्या कर देते हैं, इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका बाकी का 3 नंबर भी कन्फर्म हो जाता है। तो इसमें व्याख्या में क्या बताया गया कि लेखक ने बताया कि लता का जो स्वर है वह अत्यंत श्रुति मधुर है, अत्यंत श्रुति मधुर है, बहुत अधिक सुंदर है, बहुत कुछ वैसा ही जैसा कि कोयल होता है। कोयल जब कूकती है तो बरबस ध्यान हमारा उसकी ओर खींच जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोयल की कूक सदा सुनने को मिलती रहे तो यह सहज स्वाभाविक है कि सुनने वाला उसका अनुकरण करना चाहेगा। यही बात लता मंगेशकर के साथ भी है। उसके कारण संगीत क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। साथ ही शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है। बच्चे सदैव से गाते रहे हैं, पर पहले के और अब उनके गाने में जबरदस्त अंतर आ गया। वह बच्चे स्वरबद्ध गाते हैं और ये सब विलक्षण गायिका लता मंगेशकर की देन है। तो शुरू से जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बातों को आप समझ रहे हैं कि लता मंगेशकर के गाने ने सबसे पहले तो लोगों का जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को बदल दिया। शास्त्रीय संगीत के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण था सबसे पहले लता के गानों ने वो बदल दिया। चित्रपट संगीत को लोगों के बीच बहुत अधिक प्रसिद्ध किया, उसको लोकप्रिय बना दिया। अभिरुचि के जो विकास उत्पन्न हुआ वो भी लता के गाने के कारण हुआ। जो बच्चे सदैव से गाते आ रहे थे, इधर उधर के गाने को चिल्लाते रहते थे, लेकिन जब लता मंगेशकर के गाने उन्होंने सुना तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी उनके गाने को अब स्वर में गुनगुनाने लगे थे और अब बच्चे भी स्वरबद्ध गाते हैं। यह जो विलक्षण है गायिका लता मंगेशकर की देन है। तो शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में 3-4 बात तो सेम ही होता है, कॉमन ही रहता है। तो सिर्फ उन्हीं 3 से 4 बातों को आपको अच्छे से याद रख लेना है और उसी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में यही बताया गया कि कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। क्या यह स्वाभाविक ही है? तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कोयल का आवाज इतना मधुर होता है। कोयल की आवाज से इस पाठ में लता मंगेशकर की आवाज का वर्णन किया गया कि अगर कोयल का आवाज को आप लगातार सुनते रहेंगे तो आप भी उसका अनुकरण करना चाहेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं भी इस तरह मीठा बोल पाऊंगा। उसी प्रकार लता मंगेशकर के गाने ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया था और शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदला था। जो बच्चे सदैव से गाते आ रहे थे, इधर उधर चिल्लाते रहते थे, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे भी अब स्वरबद्ध गाते हैं। यह सब जो विलक्षण है, यह सब जो बदलाव है, सिर्फ और सिर्फ गायिका लता मंगेशकर की ही देन है। इस पंक्ति में सिर्फ हम लोगों को इतना ही समझना था। हमारी दूसरी पंक्ति है, इसका व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, और लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन क्या होता है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको वही चीज़ लिखना है कि पंक्ति को पहचान कर पता करना है कि किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है, उस पाठ का नाम क्या है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक श्रेष्ठ गायक और संगीत मनीषी कुमार गंधर्व हैं। इसमें उन्होंने अद्भुत और अप्रतिम गायक लता मंगेशकर की गायन कला की विशेषताओं की बड़ी बारीकी से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार विचारानुसार लता के गानों में जो गानपन है वह निश्चित रूप से विद्यमान रहता है, इसी के कारण उसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है। लेखक के अनुसार जो लता मंगेशकर के गाने होते हैं उसके गाने में गानपन मौजूद रहता है, इसी कारण तो उसके जो गाने थे इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए, लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। जिससे व्यक्ति की पहचान उसका व्यक्तित्व है, या कहे तो मनुष्यता से रहित मनुष्य का अस्तित्व अकल्पनीय। उसी प्रकार गानपन से रहित गान की बात करना व्यर्थ है। अर्थात बताया जा रहा है कि अगर कोई मनुष्य और उसमें मनुष्यता ना हो तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हो और उसमें व्यक्तित्व ना हो तो उसे व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार अगर कोई गाना उसमें गानपन ना हो तो उसे गाना नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः गानपन ही वह तत्व है जिसके होने से कोई गान रहता है। अर्थात अगर गान में जो यह गानपन होता है, अगर उसमें गान में गानपन ना हो तो उसे गाना नहीं कहा जा सकता। उसीलिए कहा जा रहा है कि वस्तुतः गानपन ही वह तत्व है जिसके होने से कोई गान रहता है और जिसके अभाव में उसका गान होना संदेहास्पद रहता है। इस प्रकार गानपन ही गान का मूल है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के गानों में यह गानपन अवश्य रहता है। अभी तो जनमन में इतनी लोकप्रियता और प्रसिद्धि है तथा संगीत समाज में उनका शिखर का स्थान लगभग सुरक्षित है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के गान विद्या की विलक्षण विशिष्टताओं को वर्णन क्रम में उनके गानों में 100% गानपन की स्थिति की बात कहकर उसकी लोकप्रियता की अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो इस पाठ के लेखक है कुमार गंधर्व, उन्होंने बताया कि जो लता मंगेशकर के गाने होते हैं उनके गानों में गानपन होता है और उसी गानपन के कारण वह इतना अधिक प्रसिद्ध हुई। उसके हर गाने में गानपन होता है। गानपन कहा जाता है मिठास को, कि वह ऐसा गाना है जिसको सुनकर आप उस गाने को अनुभव कर पाओ, उस गाने को सुनने से आपके अंदर किसी अनुभूति का उत्पन्न हो। उसी कारण उसके गाने जो थे वह सबसे अधिक लोकप्रिय हुए थे और बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। जो संगीत समाज थे, उस संगीत समाज में जो शिखर हुआ था, जो संगीत समाज इतने ऊंचे स्तर तक पहुंची थी, उसका सिर्फ यही कारण था
लता मंगेशकर के गाने में गानपन का वर्णन, और उनके गानों में 100% जो गानपन की उपस्थिति होती थी उसकी बात कहकर ही लोकप्रियता जो थी वह अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन भी हुआ है, और उन सभी उद्घाटन को कुमार गंधर्व लेखक ने किया है। इसके बाद हमारा तीसरा पंक्ति है, चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया। तो इसका भी व्याख्या आपको वैसे ही करना है जैसे उन दोनों का आपने किया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 1 के बेजोड़ गायिका नामक पाठ से लिया गया है। लता मंगेशकर बेजोड़ गायिका पाठ से लिया गया। इसके लेखक महान गायक एवं संगीत मर्मज्ञ संगीत मनीषी कुमार गंधर्व है। यहाँ विद्वान लेखक ने चित्रपट संगीत के कारण समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में आए प्रभावशाली परिवर्तनों को रेखांकित करने का सार्थक प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि वर्तमान समाज अनेक बातों से पहले बहुत बदल चुका है। अनेक बालों की तरह संगीत विषय उसकी अभिरुचि के साथ ही यही बात है। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा जब वह चित्रपट संगीत के काफ़ी करीब है। अब प्राय लोग शास्त्रीय संगीत की एकरता से जबते चित्रपट संगीत को आनंद सरिता में डूबे उतारते नजर आते हैं। चित्रपट संगीत के कारण लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया है। सामान्य लोगों को संगीत की भी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। उसमें नई पीढ़ी के संगीत को एक प्रकार से संस्कारित किया है। लोग संगीत के विविध प्रकारों से परिचित हो रहे हैं। शास्त्रीय रागदारी के अतिरिक्त लोकगीत में प्रयुक्त रागदारियों का भी इस क्षेत्र में खूब उपयोग हो रहा है। अर्थात संगीत के अनचिन्हे जनदेखे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर चित्रपट संगीत ने समाज की रुचि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। चित्रपट संगीत के कारण संगीत विषयक लोगों की रुचि में आए बदलावों का यथापरक महत्वपूर्ण कथन है। तो बिल्कुल जो बात हमने आपको इससे पहले कई क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल वही इसमें वर्णन किया गया है कि चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि की प्रभावशाली मोड़ लाया। क्योंकि संगीत पहले शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत भी, लेकिन जब चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया था तो उसके गानों से लोगों के बीच अभिरुचि उत्पन्न हो गया था। लोगों के गाने सुनने में पसंद आने लगा था। उन गाने को सुनकर लोगों के बीच एक अनुभव उत्पन्न होने लगा था। तो इसी कारण चित्रपट संगीत सुनने से शास्त्रीय संगीत के प्रति जो उन लोगों का देखने का दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण में भी बदलाव आ गया था, और चित्रपट संगीत ने समाज की रुचि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। चित्रपट संगीत के कारण ही विषयक लोगों की जो अभिरुचि है उसमें आए बदलावों का यथा अर्थपरक महत्वपूर्ण कथन है। इसलिए चित्रपट संगीत जो है यह इसने धूम मचा दिया था अपने समय में। ऊंची पट्टी के गायन में आप क्या समझते हैं? कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गाने की विशेषताएं बताई थी और खामियां बताई थी। इससे कुछ पहले क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ा दिया। तो उन्होंने बताया था कि जो लता मंगेशकर के गाने होते थे वे ऊंची पट्टी में गाए जाते थे, अर्थात उससे कारण ऊंची पट्टी में गाने को गवाया जाता था दिग्दर्शकों के द्वारा और चिलवाया जाता था। तो ये जो ऊंची पट्टी में गायन होता है इससे आप क्या समझते हैं? तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके नॉलेज के लिए थे, वे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी नहीं जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्याख्या वाले क्वेश्चन थे वे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 101% पूछे जाने की संभावना है कि ऊंची पट्टी में गायन से आप क्या समझते हैं। तो ऊंची पट्टी में गायन से तात्पर्य ऊंचे स्वर अर्थात ऊंची तान में गाना गान के क्रम यह स्थिति सामान्य रूप से आती है जब गायक ऊंची आवाज में गाता है, किंतु जब गायन अनावश्यक रूप से ऊंची पट्टी में हो तो वह संगीत का गुण दोष भी बन जाता है। महान गायक एवं संगीत कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन में इस दोष की स्थिति बताई है। अर्थात हमने आपको इससे पहले बता दिया कि इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व है, और इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के गाने की विशेषताएं क्या थी और खामियां क्या थी। तो उन्होंने खामियां में अर्थात दोष में यही बताया था कि ऊंची पट्टी में गायन अर्थात कितना भी बड़ा संगीतज्ञ क्यों न हो, कितना भी बड़ा संगीतज्ञ महान गायक क्यों न हो, अर्थात जब वह ऊंची आवाज में गाना को गाएगा तब वह जो गाना है वह अनावश्यक रूप से ऊंची पट्टी में गाया जाएगा तो वह संगीत का जो गुण है यह गुण दोष भी बन जाता है। और यही बताया है महान गायक एवं संगीत कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन में इस दोष की स्थिति बताई है कि उसके गानों में बहुत अधिक मधुर होते थे, उसके गाने में गानपन भी होता था, कोमल स्वरों की भी होती थी और नाद में उच्चारण भी होता था, लेकिन ऊंची पट्टी में जो उसे गाना गवाया जाता था उससे आकारण ही चिलवाया जाता था, वही उसकी एक खामियां थी, वही उसकी एक कमी थी। लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। लेखक ने इस कथन पर अपना विचार प्रस्तुत करें, अर्थात लता मंगेशकर जो है वह भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। तो लेखक ने इस कथन को क्यों कहा है, इस कथन पर आप अपना विचार प्रस्तुत करें। अर्थात हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना बताएं कि आप इस पंक्ति से संतुष्ट हैं या नहीं। तो महान गायक एवं संगीत मनीषी कुमार गंधर्व ने बड़ी सोच विचार कर लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कहा है। सच पूछिए तो लता जैसी गायिका न उनसे पहले कभी हुई और न ही अभी तक हुई है और न ही अभी तक कोई है।
उसके आगमन से भारतीय संगीत खासकर चित्रपट संगीत की दुनिया में चार चांद लग गया। कैसे लग गया, बहुत बार हमने आपको बता दिया। उनके गाने को चित्रपट जो संगीत था वह बहुत तेजी से फैल गया था, उसका प्रसार हो गया था, लोगों के बीच अभिरुचि का विकास हो गया था, चित्रपट संगीत बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था लता मंगेशकर के चित्रपट संगीत में आने के कारण। यद्यपि उनसे पहले भी अनेक अच्छी गायिकाएं हुई हैं, लता मंगेशकर के पहले भी बहुत अच्छी गायिकाएं आ चुकी थी। नूरजहां जैसी चित्रपट संगीत में अपनी अनूठी शाम जनाने वाली गायिका थी, फिर भी लता की बात एकदम अनूठी है। उनके कारण चित्रपट संगीत को अद्भुत विस्तार मिला, अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। वैसे ही उसके स्वर में गजब की मोहिनी शक्ति है, कोई भी श्रोता उसके वश में हुए बिना नहीं रह सकता। तभी तो लगभग आधी शताब्दी से आज तक एक तरह से जन मन पर लता का एक अधिकार है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का उनका गाना सुनकर अपनी सुख दुख खो बैठते हैं। यह साधारण बात नहीं है, ऐसा कमाल तो कोई ही कर दिखाता है। लता ने ऐसा कर दिखाया है। अतः हम लेखक ने इस कथन से पूरी तरह सहमत है कि लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। तो लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है, इस कथन से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसा सिंगर आज तक कोई आया ही नहीं है, और आएगा या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो जब उन्होंने भारतीय संगीत में आगमन किया था तो चित्रपट संगीत की दुनिया में चार चांद लग गया था। वैसे चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर से पहले नूरजहां एक गायिका थी जो बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, लेकिन वह इतना नहीं कर पाई थी जितना लता मंगेशकर ने कर दिया। लता मंगेशकर की बात ही अनूठी है। लता मंगेशकर के कारण सबसे पहले तो चित्रपट संगीत को बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, उसको बहुत अधिक लोग चाहने लगे, सभी लोगों के बीच अभिरुचि का विकास उत्पन्न हुआ, और लोकप्रिय संगीत के कारण जो चित्रपट संगीत था उसको सुनने के कारण जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे वे भी स्वर में गुनगुनाने लगे थे। तो इन सभी कथनों से यही बात बताया गया कि चित्रपट संगीत इतना अधिक फेमस हो गया था कि विदेश के लोग भी उनको सुनते थे, और ऐसा गाना अभी भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसको सुना जाता था। लता मंगेशकर का नाम आपने कई बार सुन रखा होगा। अगर आपने लता मंगेशकर के गानों को नहीं सुना तो आप उसके 1 से 2 गाने को सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा लता मंगेशकर को भारतीय बेजोड़ गायिका क्यों कहा जाता था। उसके गाने अभी भी आपको मिल जाएंगे किसी भी इंटरनेट सोर्स पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गानपन से क्या आशय है। लता मंगेशकर के गानों में एक चीज़ होता था गानपन, बहुत बार हमने आपको बता दिया। तो ये गानपन क्या होता है, इसे किस तरह से अभ्यास के द्वारा पाया जा सकता है, अर्थात यह जो गानपन है इसे हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रैक्टिस के द्वारा, किस रियाज के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो गानपन का आशय है गाने का ऐसा अंदाज जो श्रोता को भाव विभोग कर दे। गानपन गान का मूल है, हम कह सकते हैं कि यह एक तरह के गान की आत्मा है। इसके बिना मान की कल्पना असंभव है। यहाँ मान नहीं गान होना चाहिए था। इसके बिना गान की कल्पना असंभव है। जैसे मनुष्यता के होने पर मनुष्य मनुष्य है और पशुता के होने पर पशु पशु है, ठीक वैसे ही गानपन के होने पर गान गान है। इसे निरंतर ही कठिन अभ्यास द्वारा पाया जा सकता है। कहा भी गया है अभ्यास ही गुरु है, अर्थात एक पंक्ति आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, अर्थात अभ्यास ही गुरु है। अगर आप अभ्यास करते रहिएगा तो अभ्यास करते रहने से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आप बार बार पढ़ते रहिएगा, बार बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तो आप इस सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाइएगा। और जब क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ नहीं कुछ आंसर को जरूर लिख दीजिएगा। तो वही बताया गया कि वैसा गाना जिसमें गान पन्ना है उसे गाना नहीं कहा जा सकता है। वैसा मनुष्य जिसमें मनुष्यता ना हो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। वैसा पशु जिसमें पशुता ना हो उसे पशु नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार जो गाना है उसमें गानपन का होना बहुत जरूरी है, और इसे हम लोग अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़ी जोश और इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि ये जो कथन है ये वर्तमान की फिल्मी संगीत में स्पष्ट कैसे किया जाएगा, उसको करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत कथन में महान गायक एवं संगीतज्ञ कुमार गंधर्व ने बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर शीर्षक पाठ में स्वर सामग्री लता मंगेशकर की गायन वाला की यह सुक्षमता से विवेचना की है। साथ ही उन्होंने चित्रपट संगीत के द्वारा संगीत क्षेत्र में हो रहे नित्य नवीन प्रयोगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस क्रम में लेखक का यह अभिमत सर्वथा उचित ही है कि संगीत का क्षेत्र अत्यंत विस्तीर्ण है। प्रस्तुत संगीत एक विकासशील विद्या है, अतः इस क्षेत्र में नित्य नवीन दिशाओं और प्रयोगों के उद्घाटन की अपरिमित संभावनाएं हैं। वर्तमान फिल्मी संगीतों के संदर्भ में यह तथ्य पूरी तरह प्रमाणित हो रहा है। चित्रपट संगीतों ने जैसा शास्त्रीय रागदारी का उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ली प्रदेशों के लोकगीतों के भंडार ने अपने को समृद्ध और संपन्न बनाया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल स्थान से पर्जन्य याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ियों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, वज्र भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक एवं रसानुकूल उपयोग आज
धड़ल्ले से हो रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान फिल्मी संगीत के माध्यम से अनंत आयामी संगीत के अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व अभूतपूर्व क्षेत्रों में नए अन्वेषण हो रहे हैं। ऐसा आगे भी होता रहेगा। अर्थात इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन के आंसर के जरिए आपको सिर्फ 2 से 3 बात को बताया गया। पूछा इसमें जा रहा था कि जो संगीत का क्षेत्र है यह विस्तीर्ण है, अर्थात जो संगीत का क्षेत्र है वह बहुत अधिक बड़ा है और यह अभी तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टपूर्व खूब बड़ा प्रांत है, जबकि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। तो इस कथन के द्वारा वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो चित्रपट का कहा जाता है वही मूवी, कि मूवी के जरिए आजकल गानों का बहुत अधिक विकास हो रहा है फिल्मों के जरिए। तो उस फिल्मों के जरिए जो विकास हो रहा है कैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है कि आजकल अलग अलग जगह के लोग, जैसे राजस्थान के, पंजाब के, बंगाल के, सभी ने अपने अपने मूवी का, अपने अपने फिल्मों का निर्माण किया और अपने अपने चित्रपट गानों का भी निर्माण किया। जैसे कि धूप और कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, निर्जन स्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ियों की घाटियों घोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और वज्रभूमि स्वादिष्ट मधुर गीतों का अतिरिक्त रसकुल उपयोग आज धड़ल्ले हो रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो वर्तमान फिल्मी संगीत है उसके माध्यम से इस फिल्मी संगीत का जो अनंत है वह आयामी संगीत के अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टपूर्व, अभूतपूर्व क्षेत्रों के भी नए अन्वेषण हो रहे हैं और ऐसा बिल्कुल आगे भी होता रहेगा। आगे भी अन्य नई चीज़ों पर चित्रपट संगीत को बनाया जाएगा। घर घर में गाने वाले पहले के बच्चों और आज के बच्चों के गाने में कुमार गंधर्व अंतर देखते हैं। यह अंतर क्या है? इस अंतर को मैंने बहुत बार बता रखा है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। बस जिन जिन बातों को हमने आपको बताया बस वही 10 से 12 पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। तो घर घर में गाने वाले बच्चों और आज के बच्चों के गाने में कुमार गंधर्व ने क्या अंतर देखा है और यह अंतर क्या है? तो वैसे तो गान विद्या अति प्राचीन है। इस तरह मानव सभ्यता उद्भव के साथ इसका संबंध जुड़ा, अर्थात अपने उद्भव से उस काल से ही मनुष्य ऐसे वैसे कुछ कुछ गाता रहता है। पर कुमार गंधर्व की दृष्टि में चित्रपट संगीत के प्रचलन के पूर्व और आज की स्थिति से यह स्पष्ट अंतर आया है। जहाँ पहले बच्चे सिर्फ ऐसे ही मानसिक भावावेग के अनुरूप गाते थे, अब वे एक निश्चित लय ताल में गुनगुनाते हैं। उनके गाने की अब जो सुर तान है उसकी संगति देखी जाती है। यह चित्र परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ चित्रपट संगीत के प्रभाव स्वरूप घटित हुआ है और चित्रपट संगीत को लोकप्रिय किसने किया था? तो लता मंगेशकर ने किया था। इसीलिए तो उनको भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका का भी दर्जा दिया गया था। तो लोग इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि गान घर घर में पहले बच्चे गाते थे, लेकिन आज के बच्चों में, पहले के बच्चों में कुमार गंधर्व ने, इस पाठ के लेखक ने क्या अंतर देखा? तो यही अंतर देखा कि पहले के बच्चे भी गाना गाते थे लेकिन उनको गाने की किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, वे वैसे ही चिल्लाते रहते थे। लेकिन जो आज के बच्चे हैं जिन्होंने चित्रपट संगीत को सुना है, खासकर लता मंगेशकर के गानों को सुना है, वे अब स्वर में गुनगुनाते हैं, लय ताल में गुनगुनाते हैं। उनके गाने की जो सुर तान है उसकी संगति देखी जाती है, क्योंकि जब वे जैसा संगति में गाने सुनेंगे वैसा संगति उनके अंदर से निकलता है। यह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ चित्रपट संगीत के प्रभाव स्वरूप ही घटित हुआ है। तो ये 12 क्वेश्चन आपके बुक में थे। सभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश किया। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और हमारे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स बहुत कम है और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे और मैं तत्परता के साथ आपके लिए आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। जल्द से हिंदी खत्म करके आगे इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा और उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।